डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद सदियों पुराना है पर आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। प्रेम और तर्क के बीच की जंग। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि प्यार एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत है जो अक्सर हमारी समझदारी, हमारी लॉजिकल सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि प्यार आखिर हमारी अक्ल पर पर्दा डालता कैसे है, कैसे वो हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिनमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। ये जो स्रोत है जो साहित्य से लिए गए हैं वो प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाते हैं जो तर्क को लगभग बेबस कर देती है। बिल्कुल। और आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी पर होगी कि ये होता कैसे है। क्या प्यार दिमाग को पूरी तरह से बंद कर देता है या फिर वो उसे अपनी बात मनवाने के लिए तोड़ मरोड़ देता है। हमारे पास जो उदाहरण है वो इन अलग अलग तरीकों पर रोशनी डालेंगे और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सीधी बात जो इन स्रोतों में बार बार आती है वो ये है कि प्यार और लॉजिक की आपस में बनती नहीं है। एक मिडसमर नाइट ड्रीम में एक किरदार है निक बॉटम। वो बहुत ही सीधे साधे ढंग से कहता है तर्क और प्रेम आजकल कम ही साथ रहते हैं। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है ना? हाँ, ये सुनने में एक मजाकिया लाइन लगती है पर ये बहुत बहुत गहरी बात है। और ये सिर्फ एक आम आदमी का नजरिया नहीं है। शेक्सपियर के सोनेट्स में तो प्रेम को अंधा मूर्ख तक कहा गया है। अंधा मूर्ख? हाँ, अब इसके मतलब को समझिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्यार तर्क को नजरअंदाज करता है, नहीं, बल्कि ये हमारी देखने और समझने की शक्ति को ही बिगाड़ देता है। वो हमारी आंखों को वो चीजें दिखाता है जो सच है ही नहीं और दिल के फैसलों को गलत दिशा में ले जाता है। अच्छा। तो ये सिर्फ तर्क को अनसुना करना नहीं हुआ, ये तो हकीकत को ही बदल देना हुआ। मतलब ये सिर्फ अनदेखा करना नहीं है बल्कि एक तरह का धोखा है जो हमारा मन हमारी आंखों से करता है। पर क्या ये धोखा सिर्फ हमारी सोच तक रहता है या हमारी इच्छाओं पर भी हावी हो जाता है? मतलब जब दिमाग का एक कोना चीख चीख कर कह रहा हो कि ये गलत है लेकिन दिल मानने को तैयार ही ना हो। मुझे याद है ए लवर्स कंप्लेंट में कुछ ऐसा ही था। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ए लवर्स कंप्लेंट इसी कश्मकश को बहुत गहराई से दिखाता है। उसमें साफ बताया गया है कि कैसे हमारी इच्छा, जिसे एपेटाइट कहा गया है, वो हमारे फैसलों से कोसों दूर खड़ी हो जाती है। स्रोत के शब्द तो बहुत ही शक्तिशाली हैं कि भले ही तर्क रोता रहे और चेतावनी दे, लेकिन इंद्रियां वो स्वाद चखना चाहती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। आपका विवेक, आपकी समझदारी एक कोने में बैठकर रो रही है, आपको आगाह कर रही है, लेकिन आकर्षण की ताकत इतनी ज्यादा है कि सारी दलीलें बेअसर हो जाती हैं। बिल्कुल, तर्क की आवाज एक कमजोर सी सिसकी बनकर रह जाती है। विवेक का रोना, ये तो बहुत ही दमदार इमेज है। मतलब तर्क लड़ भी नहीं रहा, वो तो हार मानकर बस रो रहा है। अगर हालत इतनी बुरी है तो यहाँ से ये सोचना मुश्किल नहीं कि कुछ लोग प्यार को पागलपन ही क्यों ना कह दें। और एज यू लाइक इट में रोजालिंड तो यही कहती है, बिना किसी लाग लपेट के। वो कहती है प्रेम केवल एक पागलपन है। ये कहना तो आसान है, पर क्या ये सिर्फ एक मजाकिया अतिशयोक्ति नहीं है? क्या वाकई में स्रोत इसे एक दिमागी बीमारी की तरह देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पागलपन यहाँ सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। थिसियस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ही एक और किरदार इस बात को और पुख्ता करता है। वो प्रेमियों की तुलना सीधे सीधे पागलों से करता है। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि दोनों के दिमाग में ऐसी कल्पनाएं उबलती रहती हैं, ऐसी तस्वीरें बनती हैं जिन्हें एक शांत तर्क संगत दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। प्रेमी अपनी प्रेमिका में वो खूबियां देखता है जो शायद है ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे एक पागल इंसान उन चीजों को देखता है जो असल में मौजूद नहीं होती। मतलब दोनों ही एक तरह से अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे होते हैं, जहाँ हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर मिट चुकी होती है। ठीक है, तो प्यार या तो तर्क को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है या उसे पागलपन की हद तक ले जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब प्यार तर्क को खत्म नहीं करता बल्कि उससे अपना गुलाम बना लेता है। जब हमारा दिमाग ही हमारी बेवकूफियों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाने लगे। बिल्कुल,
ये तर्क का अपहरण है। ये वो स्थिति है जब तर्क को हराया नहीं जा सकता तो उसे अपनी तरफ मिला लिया जाता है। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम में इसका एक क्लासिक उदाहरण है। लाइसेंडर पर जब जादू का असर होता है तो उसे हेलेना से प्यार हो जाता है, जबकि वो हर्मिया से प्यार करता था। हाँ, सही। अब देखिए वो अपने इस बदले हुए दिल को कैसे सही ठहराता है। वो कहता है मनुष्य की इच्छा उसके तर्क द्वारा नियंत्रित होती है और तर्क कहता है कि हेलेना अधिक योग्य है। कमाल है। यहाँ तर्क सच खोजने का काम नहीं कर रहा, वो तो बस बदली हुई भावनाओं पर एक समझदारी का मुलम्मा चढ़ा रहा है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब तर्क मरा नहीं बल्कि दुश्मन से मिल गया है। वो अब सच का नहीं बल्कि इच्छा का गुलाम है। लव्स लेबर्स लॉस्ट में भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, जहाँ कुछ दोस्त कसम खाते हैं कि वो पढ़ाई करेंगे और 3 साल तक किसी औरत से नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर होता क्या है, वो सब के सब प्यार में पड़ जाते हैं। तब बेरौन, जो उनमें सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है, एक जबरदस्त भाषण देता है। वो ये साबित करने के लिए तर्क का इस्तेमाल करता है कि उनकी कसम तोड़ना ही सबसे समझदारी का काम है। अच्छा। वो कहता है कि असली ज्ञान तो महिलाओं की आंखों में है और उन्हीं का अध्ययन करना सच्ची पढ़ाई है। ये अपने गलत काम को सही ठहराने की शानदार कोशिश है। हाँ, मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द भी है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब हम पहले ही भावनाओं में बहकर कोई फैसला ले चुके होते हैं और फिर हमारा दिमाग उस फैसले को सही साबित करने के लिए सबूत और तर्क गढ़ना शुरू कर देता है। ये तो खुद को ही धोखा देने जैसा हुआ। तो हमने देखा कि प्यार व्यक्तिगत फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित है या ये किसी इंसान के पूरे चरित्र, उसकी सामाजिक पहचान और नैतिकता को भी हिला सकता है? अब आप इस मुद्दे की सबसे गंभीर परत पर आ रहे हैं। इसका असर सिर्फ निजी फैसलों तक नहीं रहता, ये किसी इंसान के पूरे नैतिक ताने बाने को उधेड़ सकता है। और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें मेजर फॉर मेजर के किरदार एंजेलो में मिलता है। एंजेलो? हाँ, एंजेलो कोई आम इंसान नहीं है। वो कानून, व्यवस्था, अनुशासन और कठोर आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में कर रखा है। हाँ, वही एंजेलो जिसे शहर का शासक बनाया जाता है ताकि वो ढीले पड़ चुके नैतिक नियमों को फिर से सख्ती से लागू कर सके। वो अपने तर्क और संयम के लिए जाना जाता है। और फिर इसाबेला नाम की एक नौसिखिया नन उसके सामने आती है और उसका पूरा वजूद हिल जाता है। बिल्कुल। जिस इंसान ने दूसरों को छोटी छोटी नैतिक चूकों के लिए मौत की सजा सुनाई, वही इंसान, वही एंजेलो इसाबेला के प्रति आकर्षित होते ही अपने सारे सिद्धांत ताक पर रख देता है। वो खुद इस बात को मानता है। वो कहता है कि उसकी वासना उसके तर्क पर हावी हो गई है। ये एक मामूली फिसलन नहीं है, ये एक ऐसे इंसान का पतन है जिसका पूरा व्यक्तित्व ही तर्क और नैतिकता की नींव पे खड़ा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रेम सिर्फ दिल का मामला नहीं, ये किसी के पूरे चरित्र और समाज में उसकी जगह को भी दांव पर लगा सकता है। एंजेलो का उदाहरण दिखाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अनुशासित या तर्क संगत क्यों न हो, इस शक्ति के आगे लाचार हो सकता है। सही कहा। ये तो विवेक के किले में सेंध लगाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा। एंजेलो का कपन इस बात का सबूत है कि तर्क का बनाया हुआ किला कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रेम की एक लहर उसे बहा ले जाने की ताकत रखती है। यह हमें दिखाता है कि कोई भी अपने आत्म संयम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। वो वाकई एक डरावना उदाहरण है। लेकिन चलिए इतने गंभीर मुद्दे से थोड़ा हटकर एक ज्यादा आम अनुभव पर आते हैं। वो स्थिति जब प्यार हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हमें सामने वाले की खामियां भी खूबियां लगने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। हेलेना कहती है प्रेम आंखों से नहीं बल्कि मन से देखता है और इसीलिए वो मामूली और बेकार चीजों को भी शानदार बना देता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कमियों को नजरअंदाज करना नहीं है, ये उन्हें सकारात्मक गुणों में बदल देना है। वीनस एंड एडोनिस का उदाहरण तो और भी कमाल का है। देवी वीनस एक नश्वर युवक एडोनिस से प्यार करती है जो उसे कोई भाव नहीं देता। जब एडोनिस गुस्से में या नफरत से अपना चेहरा सिकोड़ता है तो वीनस को उसके उस तिरस्कार में भी उसके गालों पर पड़ने वाले प्यारे गड्ढों, मतलब डिम्पल्स जैसा कुछ दिखाई देता है। सच में? हाँ, प्यार यहाँ हकीकत को पूरी तरह से पलट रहा है। ये तो शायद हर किसी ने किसी स्तर पर महसूस किया होगा। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो उनकी जो आदतें,
दूसरों को परेशान करती हैं, वो आपको प्यारी लगने लगती हैं। हाँ, स्रोत बस इसी मानवीय अनुभव को एक साहित्यिक चरम पर ले जा रहे हैं। तो मतलब व्यक्ति एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है जहां सब कुछ सुंदर और अच्छा है। बिल्कुल, वो अपनी ही बनाई हुई हकीकत में जीता है, जहां नकारात्मकता को भी सकारात्मक रोशनी में देखा जाता है। तो अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ऐसा लगता है कि इन रचनाओं में प्रेम कभी एक मधुर पागलपन की तरह है तो कभी एक जहरीले प्रभाव की तरह। ये विवेक को अंधा करता है, सही गलत का फर्क मिटाता है और तर्क को या तो चुप करा देता है या फिर अपना वकील बना लेता है। इन सारी बातों को समेटने के लिए स्रोत में दिया गया एक रूपक, एक मेटाफर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं, प्रेम एक तूफान है जिसमें विवेक, विजडम, वो लंगर है जो टूट जाता है, और तर्क, रीजन, वो दिशा सूचक यंत्र मतलब कंपास है जिसकी सुई खो जाती है। वाह। इसके बाद इंसान की जिंदगी की नाव बस भावनाओं के भंवर में बिना किसी दिशा और बिना किसी नियंत्रण के घूमती रहती है। ये एक बहुत ही ताकतवर छवि है जो दिखाती है कि प्यार के आने पर हमारे दिमागी कंट्रोल का पूरा सिस्टम कैसे ढह जाता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि इन स्रोतों के मुताबिक प्रेम और तर्क का रिश्ता बेहद उलझा हुआ और टकराव से भरा है, और इस टकराव में ज्यादातर जीत प्यार की ही होती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है कि अगर, जैसा कि ये रचनाएं बताती हैं, प्रेम इतनी आसानी से तर्क को हरा देता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे सबसे गहरे और मजबूत मानवीय रिश्ते असल में तर्कहीनता की नींव पर बने हैं? और अगर ऐसा है तो ये खुद तर्क और विवेक की प्रकृति के बारे में क्या कहता है?